ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक को कहता है, क्या कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक को? सेल्फ इंडक्शन। और फिर उसी स्वप्रेरण गुणांक के, स्वप्रेरण का फॉर्मूला चाहिए तो स्वप्रेरण गुणांक से निकालते थे। तो आज स्वप्रेरण का जगह अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को हिंदी में समझ में नहीं आएगा अन्योन्य का मतलब क्या है, बट इंग्लिश में हो सकता है तुम समझ जाओ इसका मतलब क्या है। म्यूचुअल, म्यूचुअल वर्ड कभी सुना है कहीं और? कहाँ पे? इसमें? अच्छा, म्यूचुअल फंड होता है, यस। और कहाँ होता है? तो आप मतलब आजकल लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, फेसबुक पे कम है। फेसबुक पे जब लोग ज़्यादा होते थे ना, या तुम फेसबुक चलाते हो, उस पर एक चीज़ लिख के आता है म्यूचुअल फ्रेंड करके। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी होता है म्यूचुअल फॉलोअर्स। म्यूचुअल मतलब क्या है? जो कॉमन है एक तरीके से। म्यूचुअल का मतलब हो गया जो दो या दो से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे वो ज़्यादा सेंस काम नहीं करेगा। अगर आप स्वप्रेरण पढ़ चुके हो तो आपको अन्योन्य प्रेरण भी आसान लगेगा। वो इम्पोर्टेंट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हर साल का है। इस चैप्टर से मेनली दो ही चीज़ें जो पूछी जाती हैं। पहला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, दो नियम है, ठीक है। इसमें से दूसरा नियम कौन सा नियम कहलाता है? लेंज का नियम। और पहला नियम में तो खाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दूसरे टॉपिक ये वाले स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। एक तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है और दूसरा साइड चांसेस किसके होते हैं? सेल्फ इंडक्शन के या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के। इंडक्शन या तो सेल्फ इंडक्शन आएगा पेपर में आपकी, या म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। इन दोनों के चांसेस हाई रहते हैं। न्यूमेरिकल भी बनते हैं। न्यूमेरिकल इसके गुणांक वाले फॉर्मूले से बनेगा। कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो अगर आपने सेल्फ इंडक्शन अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा है जो उस दिन नहीं था, परसों जिस दिन सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था? नहीं है? नहीं थे तो बता दो। सब थे? ठीक है। तब क्या था सेल्फ इंडक्शन में? अगर मैं याद करवाऊं तुम्हें, सेल्फ इंडक्शन में यहाँ पे सिर्फ एक ही कुंडली थी, दूसरी वाली नहीं थी, सिर्फ एक है। और उस कुंडली में क्या खासियत थी कि उसमें क्या लगा था? उसमें एक बैटरी लगी थी और बगल में एक स्विच लगा हुआ था। ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे करके दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी दिखा लो। ये एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। आपको क्या करना था इसमें? इस स्विच को बार बार फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ करना था। किस केस में? सेल्फ इंडक्शन वाले केस में। अगर आप स्विच में, अच्छा पहली बात तो स्विच ऑन करोगे तो यहां से एक मुख्य धारा बहेगी। ये क्या थी? आई। ये बैटरी की वजह से धारा बनी। लेकिन अगर मैं डायग्राम अलग से रफ डायग्राम बनाऊं, यही था ना डायग्राम, और इसके बगल में बैटरी लगी है, अब बगल में क्या लगा है? स्विच। अब ये बैटरी की वजह से जैसे इसको ऑन किया, बैटरी की वजह से बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से एक धारा निकली, आई। और क्या था कि अगर जैसे इसमें धारा बहेगी तो बताया गया कि यदि किसी चालक में धारा बहे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र इन बंद पृष्ठ से होकर गुजरेगा। तो कभी भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखा बंद पृष्ठ से गुजरता है तो उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कुल मिला के आपके धारा प्रवाहित करवाने से इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। और हमें करना क्या है? इस बैटरी को या धारा को बार बार क्या करना है? ऑन ऑफ करना है। ऑन ऑफ करने से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ही आप ऑन करोगे फ्लक्स मैक्सिमम, ऑफ करोगे धारा गायब हो जाएगा तो फ्लक्स गायब हो जाएगा। तो बार बार फ्लक्स में परिवर्तन करने की वजह से इसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक और धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और उसको किस चीज से दिखाते हैं? स्मॉल आई से दिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर करंट इसमें है तो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, और करंट अगर गायब है, तुमने स्विच ऑफ कर दिया, तो चुंबकीय फ्लक्स गायब हो जाएगा। और हमें प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाने के लिए क्या करना होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करवाना होता है।
इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी तरह से एनी हाउ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करवा पा रहे हो तो आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा, ई उत्पन्न हो जाएगा या फिर आई उत्पन्न हो जाएगा, या तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाएगा या प्रेरित विद्युत धारा बन जाएगा। किसी भी तरह से करवा लो, या तो उसको बैटरी ऑन ऑफ करके करवा लो या फिर चुंबक को अंदर बाहर करके करवा लो, बस हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करवाना है। तो ये सब चीजें पढ़ी थी ना हमने। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में इतना ही मेन डिफरेंस है कि सेल्फ वाले में सिर्फ एक कुंडली की जरूरत पड़ती है, और आज जो पढ़ रहे हैं टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें एक से अधिक कुंडली की आवश्यकता होती है। मतलब मिनिमम 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा वो अच्छे से काम नहीं करेगा। 2 बेस्ट होता है, आपको भी 2 ही कुंडली लेनी है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के केस में कितनी कुंडली की आवश्यकता होती है, 1 से अधिक। सिर्फ 2 नहीं बोलोगे, 2 होगा ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बस बोलो 1 से अधिक होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, अब सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है तो पता है पहली कुंडली के साथ हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे पहली कुंडली के साथ। अगर इसमें ऑन कर दिया तो इसमें धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो इसमें क्या निकलेगा, चुंबकीय फ्लक्स। हमने दूसरी कुंडली को बस इतना नजदीक रखना है कि इसका जो फ्लक्स है इसको इतना नजदीक रखना है कि देखो पहली कुंडली का फ्लक्स है ना, बीचों बीच वाला फ्लक्स ले रहा हूं कि वो यहां तक पहुंच जाए, इतने हमें इसको क्लोज लेना है, ऐसे कि जो पहली कुंडली से फ्लक्स निकल रहा था ऐसे। अब जरूरी नहीं कि जो पहली कुंडली से फ्लक्स है वो सारी दूसरी कुंडली में पहुंचेगी, जो थोड़ा बाहर है तो उधर निकल जाएगा, जो एकदम नीचे है तो ऐसे चला जाएगा बाहर, ठीक है। ये देखो सारी फ्लक्स जरूरी नहीं कि दूसरी कुंडली में एंटर ही कर ले, लेकिन कुछ फ्लक्स होंगी जो किस में एंटर करेगी, दूसरी कुंडली में भी एंटर करेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी फ्लक्स एंटर करें। अगर इसके पास सपोज 20 फ्लक्स है तो 20 में से हो सकता है 17 फ्लक्स पहुंचे, 3 फ्लक्स सीधा उधर पहुंच जाए, ठीक है। अर्थिंग नहीं, अर्थिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें, अर्थिंग नहीं जाएगा। देखो बस जैसे मैं उसमें समझा रहा था ना कि तुम्हें झाड़ू किसी एग्जाम्पल के तौर पर लेना है कि एक पाइप या स्प्रिंग है मोटा सा, उसमें तुम झाड़ू की सीख डाल रहे हो, तो क्या होगा कि उसमें अगर 2 तरीके से पाइप लगा दें तो थोड़ा सा यहाँ का उसमें भी जाएगा, ठीक है। वैसे फ्लक्स जो है ये चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली के साथ साथ किस में एंटर करेगा, जो उसके नज़दीक में दूसरी कुंडली रखी है थोड़ा बहुत उसमें भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब 100% चला जाए, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है इसका उसमें जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स चले जाएंगे क्योंकि वो एकदम नज़दीक है। मैंने इसीलिए कहा किताबों में लिखा होता है 1 से अधिक होना चाहिए, तो 1 से अधिक का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको सिर्फ 2 ही लेना है। क्योंकि खुद सोचो अगर मैं तीसरा लूंगा तो इसकी ये तो यहाँ पे पैदा हुआ है, यहाँ जितना आगे जाएगा उसकी तो इंटेंसिटी घटते जाएगी ना, तो तीसरा लूंगा तो तीसरे में और कम चुंबकीय फ्लक्स पहुंचेगा, चौथे में तो मेरे हिसाब से ना के बराबर पहुंचेगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वहां तक जाके खत्म हो चुकी है। तो हमें सिर्फ 2 ही लेना है। तो क्या हो रहा था म्यूचुअल इंडक्शन के केस में, जो स्वप्रेरण में पहली कुंडली में हो रहा था, स्वप्रेरण का डेफिनेशन याद है क्या था, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, तो यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा, जब पहली कुंडली में, पहली को कहोगे प्राथमिक कुंडली, इस कुंडली को क्या नाम दोगे, प्राथमिक इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तो एक प्राथमिक है तो दूसरा क्या कहलाएगा, इसको कहोगे सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली है ये। सपोज कर लो कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2 है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से यदि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, यहां धारा परिवर्तन करोगे तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आई, क्या बोलते हैं आई को, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। और इस
कैपिटल आई को क्या बोलते थे? मेन करंट। मेन को क्या बोलते हैं? मुख्य धारा। मुख्य धारा क्यों बोला इसको? क्योंकि वो इंडक्शन से पैदा नहीं हुआ है, वो बैटरी की वजह से नॉर्मली पैदा हुआ है, जैसे नॉर्मल करंट पैदा होता है किसी करंट सोर्स से। तो बैटरी है तो बैटरी से पैदा हुआ, तो इसको मुख्य धारा है। और इसी धारा से तो वो धारा बन रही है, क्योंकि इसी धारा को परिवर्तन किया तो वो वाला धारा पैदा हुआ। इसी प्रोसेस को कहते हैं आप म्यूचुअल इंडक्शन। वही केस है फिर वैसे ही है कि अगर तुम इसको खुला रखते हो तब इसमें आई नहीं बनेगा, तब इसमें सिर्फ क्या बनेगा? ई बनेगा। और अगर आप इसको बंद कर देते हो, ई मतलब प्रेरित विद्युत बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर आप इस सर्किट को बंद कर देते तो इसमें क्या बन जाएगा? प्रेरित धारा। हालांकि हमें धारा से ज्यादा मतलब होता है। तो परिभाषा क्या है? स्वप्रेरण का परिभाषा क्या था कि यदि किसी कुंडली के धारा में परिवर्तन करने से यदि किसी कुंडली की धारा में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो यही घटना स्वप्रेरण कहलाती है। अन्योन्य प्रेरण में क्या कहना है? यदि अब इसमें दो कुंडली आ गई, तो एक को प्राथमिक, दूसरे को द्वितीयक कहोगे। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तब यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। देखो, सेकेंडरी कॉइल के पास कोई बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके पास जो है वो पहले की वजह से पहुंचा है। ठीक है, जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक, जैसे मैं एग्जांपल्स भी देता था बीच में कि चुंबक के कोई एक छोटा सा स्टील का प्लेट चिपका दो, जैसे कि मैंने दिए होंगे एग्जांपल कि वो भी कुछ समय तक चुंबक की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये कभी दिया होगा ना, जैसे कि ये कोई धातु का टुकड़ा है, वैसे ये ढक्कन है बट धातु का टुकड़ा ही है। धातु के टुकड़े को अगर चुंबक से चिपका दिया जाए तो मैग्नेट की वजह से इसके अंदर भी एक प्रेरण उत्पन्न हो गया, और अब ये ढक्कन जो है ये भी किसकी तरह बिहेव करने लगेगा कुछ समय तक? चुंबक की तरह, एक छोटा मोटा चुंबक की तरह। तो इसे कहेंगे प्रेरण। एक की वजह से जो दूसरा बिहेव करने लग रहा है, इसके पास अपना कोई चुंबक नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है, जो एक्चुअल चुंबक है। वैसे यहाँ पर इसके पास कोई अपनी धारा नहीं है, ना इसकी कोई बैटरी है ना कुछ, ये डिपेंड करता है इसके फ्लक्स पे। जितना दूर इसके उसको ले जाओगे उसका फ्लक्स और घटने लगेगा। आप इसको दूर नहीं ले जाओगे, आप इसके नजदीक ही रखोगे। तो प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन किया, इस स्विच को ऑन ऑफ किया बार बार, तो बार बार फ्लक्स निकला, और जैसे ही ऑन किया फ्लक्स इससे निकला, और द्वितीय कुंडली भी क्लोज में था तो थोड़ा बहुत फ्लक्स इसके अंदर भी चला गया। अब बार बार आप ऑन ऑफ करोगे तो वही होगा सेकेंडरी कॉइल में, कभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कभी एकदम जीरो हो जाएगा, कभी मैक्सिमम होगा, कभी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गए? क्या है परिभाषा? प्राथमिक कुंडली में क्या कर रहे हो? धारा परिवर्तन। और द्वितीय कुंडली में क्या पैदा हो रहा है? प्रेरित धारा। तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो यही घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है किसी दो, मतलब एक से अधिक लोग के साझेदारी की वजह से जब कोई काम होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है किसी सोसाइटी में, हम हिंदू मुस्लिम सनातन नाम के नाम से लड़ने लगते हैं। हमारे अंदर सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब हिंदू मुस्लिम के त्यौहार को समझे, मुस्लिम हिंदू के त्यौहार को समझे, और दोनों एक दूसरे के त्यौहार को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ तालमेल जो बनता है। तो इस दूसरे वाले ने पहले वाले के साथ तालमेल बनाया, इसका खुद का कुछ नहीं गया, ये बस बगल में जाके खड़ा है। होगा, इसमें भी तो होगा, इसमें भी होगा, ये कह रहे हो ना, इसमें तो पूरा प्रोसेस ही हो रहा है, इसमें भी होगा। बट जो हम फॉर्मूला बनाते हैं, इस फॉर्मूले में म्यूचुअल वाले केस में हम जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें हम ये वाला फॉर्मूला इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए निकालना हो तो अगर उसी में हम धारा अगर वो करें, कैलकुलेट करें, तब तो वो किससे निकल आएगा? स्वप्रेरण के फॉर्मूले से ही निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात सही बोला कि उसमें तो धारा उत्पन्न होगी, इसमें भी तो होगी। ठीक है, इसमें होगी, याद रखना इसमें होगी, बट म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम सेकंड वाले पे फोकस करेंगे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ।
अब मैं ही क्या सारी किताब में हटाया ही रहता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, उसमें भी होगा। स्वप्रेरण की घटना तो उसमें होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ आल्सो क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण की घटना भी होगी अगर कोई बगल में रखा है द्वितीय कुंडली। समझ गए? ठीक है, तो लिख ले। एक लास्ट टाइम बताओ, मैं तो डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूँ, तुम बताओ एक लास्ट टाइम कोई डेफिनेशन। सिंपल है, सब जो जो शब्द यूज करना है सब यहाँ लिखा हुआ है क्या? ठीक है, प्राथमिक कुंडली में क्या करना है? धारा परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में यदि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो यही घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। गुड, हो तो क्या लिखे? ठीक है, हेडिंग लिखा हुआ है, हो गया ना? देखो आगे एक चीज बताओ मुझे, स्वप्रेरण के लिए क्या फॉर्मूला था, याद है? उसमें था 5 प्रोपोर्शनल आई, सिंपल, या एल निकालना तो एल बराबर 5/आई, यही तो फॉर्मूला था। 5 और आई, सिंपल सी बात है कि जो 5 है वो किस पे डिपेंड करता है? आई पे, मतलब फ्लक्स धारा पे डिपेंड करता है। धारा अगर मैक्सिमम है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगी, धारा अगर 0 है तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? धारा बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगा फ्लक्स घटेगा। कुल मिला के जो फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि करंट तो पैदा हो गई, उससे फ्लक्स हो गई, मतलब करंट को फ्लक्स से मतलब नहीं है, लेकिन फ्लक्स को करंट से मतलब है। अब यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ध्यान रखो, अभी क्या कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में पहली कुंडली में जो फ्लक्स बना, किस चीज से दिखाते हैं फ्लक्स को? 5 से दिखाते हैं, 5b से भी दिखाते हैं। पहली कुंडली में जो फ्लक्स बन रहा है, सपोज दैट वो 5-1 है, और पहली कुंडली के कारण जो दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स बना वो कितनी है? 5-2 है। अब बताओ म्यूचुअल इंडक्शन में हमें पहली कुंडली के फ्लक्स को कैलकुलेट करना है कि दूसरी कुंडली के फ्लक्स को? पहली को तो स्वप्रेरण में कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरी कुंडली के फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, मतलब 5-2। तो अगर 5-2 है तो फेरों की संख्या देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अगर n1 है, n1 n2 भी कर सकते हो, और किसी किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा np और ये ns। क्या मतलब np ns का? प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, द्वितीय कहता है सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो किसी किसी बुक में np ns से दिखाते हैं। तुमने डायग्राम में क्या लिखा है? n1 n2, तो ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी np ns देखो तो वो भी वो मत करना, कंफ्यूज मत करना, वो दिखा रहा है कि प्राथमिक का है कि द्वितीयक का है। अब फ्लक्स हमने अगर द्वितीयक का लिया है तो फेरों की संख्या भी किसकी लेंगे? उसी की लेंगे। फ्लक्स फेरों की संख्या उसी की लेते हैं जिसकी फ्लक्स ली जाती है, वो तो ऑटोमेटिकली साथ रहेगा, ठीक है? तो याद रखना, हमें द्वितीयक इसमें म्यूचुअल इंडक्शन में द्वितीयक कुंडली की या दूसरी कुंडली की फ्लक्स से मतलब है। पहली कुंडली में कितना भी फ्लक्स बन जाए उससे हम इसको नहीं पता कर सकते, क्योंकि मैंने बताया इससे जो फ्लक्स बन रहा है वो सारी की सारी फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं पहुंची है, हमें सिर्फ वो फ्लक्स चाहिए जो दूसरी में पहुंची है, ठीक है? तो हमने ये निकाल लिया, हमें इसकी जरूरत है। और दूसरी चीज मैंने कहा क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला सिंपल होता है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? धारा पे, 5 प्रोपोर्शनल आई। तो धारा, क्या दूसरी कुंडली के पास अपना कोई धारा है? नहीं, अपनी कोई धारा है इसके पास? नहीं। इसके पास जो धारा हमारे पास इस सिस्टम में है वो धारा है पहली कुंडली की वजह से, आई, ठीक है? दूसरी कुंडली में तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, तो आई कह लो, या इसको I1, अगर ये पहली कुंडली को शो कर रहा है तो इसको क्या दिखा सकते हैं? I1। अगर इसको P से दिखाया होता जैसे NP, तो इसको मैं IP से दिखाता, हालांकि ट्रांसफार्मर में हम दिखाएंगे IP से ही या NP से ही, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपको फाई लेना है वो कौन सा फाई लेना है? ये वाला। और जो आई लेना है वो क्या लेना है? I1। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, सिंपल सा, चाहे स्वप्रेरण हो चाहे अन्योन्य प्रेरण हो, कॉन्सेप्ट क्या होता है? 5 प्रोपोर्शनल आई, मतलब जो फाई है वो धारा के समानुपाती होती है, धारा पे डिपेंड करती है। तो उसको हमने मॉडिफाई करना अपने हिसाब से कि हमें इस वाले में कॉन्सेप्ट समझ गए कि पहले के 5 से मतलब नहीं है, दूसरे तक कितना 5 पहुंचा उससे मतलब है। तो दूसरे तक ये 5 पहुंचा, अब किसकी वजह से पहुंचा? पहले में धारा जो है उसकी वजह से। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमें गुणांक एक फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है? सिंपल, पहली
देखो फ्लक्स जो है दूसरी कुंडली का वो डिपेंड कर रहा है पहली कुंडली की धारा पे। अगर पहली कुंडली में धारा यहाँ पे बंद हो गया तो सीधी सी बात है फ्लक्स वहाँ पे भी गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लक्स नहीं बनेगा और यहाँ फ्लक्स नहीं बना तो वहाँ पहुँचेगा भी नहीं। तो कुल मिला के वो डिपेंड करेगा इस पर। फेरों की संख्या जब लिखी जाती है तो हमेशा फ्लक्स के साथ हम ऐड कर देते हैं। तो ये phi2 है तो ये क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये चीज़ बहुत बार बताया गया है कि ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती का चिन्ह। कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर के साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो ये हो जाएगा N2 phi2 बराबर, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है, कल मैं परसों में बता भी रहा था जब भी ये लास्ट लेक्चर हुआ था 100 पीरियड में वो L से दिखाया जाता है। हमने उसमें पढ़ा डिस्कस किया था कि L क्यों दिखाया जाता है L से, उसका कोई ऐसा में रीज़न मिला नहीं, ना ही वो L से कोई वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है, ना ही उसके पूरे नाम में L आ रहा था कहीं पे। बट यहाँ पर इसका कन्फर्म है, इसको किस चीज़ से दिखाते हैं, M का मतलब तुम्हें पता ही चल रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आया और यहाँ पे इस कांस्टेंट को किस चीज़ से दिखाएंगे, M को। इसी M को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसी M को कहा जाता है। अब बराबर के साथ कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल की जगह पे बराबर के साथ कांस्टेंट आ गया और अब बगल में क्या लिखना है, I1। कुछ है इस डेरिवेशन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, बस रटने की कोशिश मत करना। कॉन्सेप्ट यही याद रखना कि फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है, ये याद रखना बस। अच्छा, यहाँ से अगर M की वैल्यू पूछे तो M कैसे निकालोगे बताओ। M निकालने के लिए बगल में I गुणा में है, जो गुणा में है दूसरी साइड भेजोगे तो क्या चला जाएगा, भाग में। तो या और M बराबर क्या कर सकते हो, N2, और कल बताया था 5/I, तो ये हो जाएगा phi2 बटे I। अब ये कौन सा I है कौन सा phi हो तो सवाल पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो 5/I ही होगा। ये समझ गए। एक तो मैंने सिंपल वाले फॉर्मूले समझाए थे 100 पीरियड में। क्या समझाया था 100 पीरियड में, सिंपल phi प्रोपोर्शनल I, सॉरी I कैपिटल वाला था, और phi उसमें phi1 phi2 का टेंशन नहीं था तो हमने सिर्फ phi लिया था, और उससे ये, और उसमें क्या समझाया था, ये हटा तो बराबर के साथ कांस्टेंट आता है I, यही बताया था ना। और फिर L की वैल्यू बताई थी N phi/I, यही बताया था। उसके बाद क्या बताया था हमें याद है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था लेंज का नियम यूज किया था। लेंज का नियम क्या था, जो प्रेरित विद्युत्वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला फिर यूज किया था और इधर एक नया फॉर्मूला निकाला था कल, मतलब जो भी लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा, याद आ रहा है। इससे एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन जो न्यूमेरिकल बनेगा ना आपको इन फ्यूचर, न्यूमेरिकल जो बोर्ड में बनेगा वो इस फॉर्मूले से जो आंसर बनेगा उससे बनने वाला है। तो देखो फॉर्मूला ये होता है फ्लक्स लेंज का नियम का, E बराबर माइनस डी फाई बटे dt, ये था। अब क्योंकि हमें इसको इस सवाल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई क्या करना होगा, माइनस वैसे ही रहेगा, d वैसे रहेगा, dt वैसे ही रहेगा, चेंज होगा फ्लक्स। ये फॉर्मूला तब जब सिंगल कुंडली थी, बट हमारे पास कितनी कुंडली है, दूसरी। और म्यूचुअल इंडक्शन में किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली कुंडली की फ्लक्स को कि दूसरी को, म्यूचुअल वाले में दूसरे को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाई की जगह क्या आ जाएगा, phi2। और दूसरी चीज बताया था मैंने, फ्लक्स है तो फ्लक्स के साथ आल्सो क्या ऐड करना पड़ता है हमें, फेरों की संख्या। तो सपोज फेरों की संख्या कितनी है उसमें, N2। तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, E बराबर माइनस N2 d phi2 अपॉन dt, वही चीज है, अपने हिसाब से हमने मॉडिफाई किया है। अगर ऐसे भी नहीं करना है, N2 phi2 साथ में करना है, तो यहाँ पे N2 phi2 साथ में कर लो, वो भी नहीं करना है तुम्हें, सेम ऐसे दिखाना है। क्या था, d अपॉन dt, और सिंपल और फाई था तो फाई के जगह हम क्या लिख देंगे, phi2, और इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, N2 phi2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, mi1 है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, d/dt
ब्रैकेट में लिख दो N2 phi2। हमें पता है यहां से कि चूंकि N2 phi2 बराबर कितना होता है, Mi1 होता है, हम लिख सकते हैं चूंकि N2 phi2 बराबर Mi1 Mi, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, तो E बराबर कितना बन जाएगा, -d/dt। अब बगल में क्या बन गया, Mi1, ये हो गया। क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। तो इसमें कौन कांस्टेंट है, m, क्या कहते हैं उसको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसमें जो m है वो m बाहर आ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा -m/dt। एक नया फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से चाहो तो तुम m का भी फॉर्मूला बना लो, किसी का भी चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है मैक्सिमम, इस पे सवाल बनता है न्यूमेरिकल। इस पे तो रेयरली कभी न्यूमेरिकल बनता होगा, इस पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं। समझ आ गया, ठीक है। मात्रक वही जो लास्ट डेरिवेशन में था, इसका मात्रक m का मात्रक, E का मात्रक तो वोल्ट होगा, ये तो सिंपल विद्युतवाहक बल की तरह है वोल्ट, लेकिन ये m का मात्रक क्या होगा, हेनरी। बताया था ना लास्ट वाले लेक्चर में, इसका मात्रक क्या होगा, हेनरी। देखना यहाँ जगह नहीं है लिखने का, तुम अपने हिसाब से लिख लेना, हेनरी। समझ गए। एक लास्ट टाइम फिर से समझा दूं जल्दी से, क्विक रिवीजन, इधर छोटे से में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मतलब फॉर्मूले का क्या हुआ, फॉर्मूले में तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको सोचना है म्यूचुअल वाले में किसका फ्लक्स कैलकुलेट होता है, दूसरे वाले का। तो दूसरे को क्या बोला, phi2। तो phi2 है तो इसके साथ में क्या लगा आएगा, N2 भी आएगा। वो N2 मुझे जब भी मैं लिखता हूँ ना N वगैरह, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है जैसे कोई सपोज कर लो 1 साल का छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी जहाँ जा रही है वो बीच में आ जा रहा है, ठीक है, पीछे पीछे भाग के आ जा रहा है। अब वो पीछे भाग के आ रहा है तो उससे किसी को दिक्कत भी नहीं होती है, वो गाड़ी में बैठ गया छोटा बच्चा 1 साल का, उसको भी किसी को दिक्कत नहीं हुई, कि उसको मतलब लोग मान के चल रहे हैं कि अगर ये है तो साथ में आएगा वो, ठीक है, और उससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। नहीं लगाओगे तब भी दिक्कत नहीं है, लगा दिया तब भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और धारा किसकी ली जाएगी, पहले वाले, क्योंकि धारा मेन धारा तो पहले की ही है, दूसरे के पास तो है भी नहीं। अब सिंपल सा प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, बराबर के साथ एक कांस्टेंट Mi1, ये आ गया। यहां से चाहो तो m का भी वैल्यू निकाल लो, आ गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कैसे आया था, लेंज के नियम से। लेंज का नियम क्या है, यहां लिख दूं फ्रॉम लेंज लॉ, फ्रॉम लेंज, लेंज की स्पेलिंग, लेंज का नियम, तो का की जगह s लगाते हैं, लेंज लॉ, फ्रॉम लेंज लॉ। लेंज के नियम से क्या है, लेंज का नियम, जनरली लेंज का नियम तो क्या है कि फ्लक्स परिवर्तन का ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत बल के बराबर होता है। बट हम इसको अपने सवाल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। फ्लक्स अगेन कौन सा फ्लक्स कैलकुलेट हो रहा है, दूसरी वाली का, तो दूसरी वाली का फ्लक्स, और फ्लक्स के साथ और क्या आ जाएगा, साथ साथ में N2 भी आ जाएगा। तो ये हो गया N2 phi2। N2 phi2 की वैल्यू ऊपर से मिल गई, क्या मिल गई, मुंबई इंडियंस Mi1। तो बस इस M2 phi2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा -d/dt। ये क्या बन गया, Mi1। बस अगले स्टेप में मैंने ये सिखाया था कि कांस्टेंट कभी भी अंदर नहीं रहता है डिफरेंशिएशन की, कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ये ड्राइवर की तरह है, ठीक है। कभी मेन होते ना ड्राइवर, अपने मालिक के यहाँ जाते हैं ड्राइव वगैरह करके, तो मेन उनका काम है बाहर ही रहना, ठीक है। मेन जो मुख्य सदस्य होते हैं वो अंदर जाते हैं बस। तो E बराबर होता है -m/di1/dt। बताओ इस डेरिवेशन में कुछ था ऐसा, रटने की कोशिश करोगे फिजिक्स का कोई डेरिवेशन। तो सुना होगा कि बोर्ड में जाकर के कान गर्म हो जाते हैं, दिमाग सुन हो जाता है, वहां पे घबराहट होने लगती है, होगी ना घबराहट। जब तुम फिजिक्स को भी तुम सामाजिक शिक्षा और इंग्लिश के टेंस और हिंदी के गद्यांश पद्यांश की तरह पढ़ने लगोगे तो होगी दिक्कत। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। अच्छा, ये करने के बाद
ये तो चलो रफ के लिए तुम्हें बताया था। ये करने के बाद हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, जहां m बराबर, ये लिखने के बाद हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। φ2 बराबर द्वितीय कुंडली का फ्लक्स, N2 बराबर द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या, और I1 मतलब मुख्य धारा, पहली कुंडली की मुख्य धारा या मुख्य धारा ही बोलो, ठीक है। तो M मतलब क्या हो जाएगा, M मतलब तो लिख दो कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, φ2 का मतलब द्वितीय कुंडली का फ्लक्स। अरे यार हिंदी लिखने का मन ही नहीं करता है। द्वितीय कुंडली का फ्लक्स, ठीक है, या उससे संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध मतलब घिरा हुआ। N2 मतलब द्वितीय कुंडली का के फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। और जब ये लिख ही लिया तो इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या था, N2 क्या, M क्या था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये था। ये कंप्लीट आ गया समझ में। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली में यदि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो इसी को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। फॉर्मूला ये रहा। अब एक काम करो, यहां से उतारना स्टार्ट करो, ये फर्स्ट पेज, देन सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है।